पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर तो तालमेल? राहुल भाई, आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से स्वयं ही सरकार बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में, अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए जी। ओपोजिशन का रत्नात्मक समर्थन तो चाहिए ही चाहिए, परंतु सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करेंगी। हमारे पास जो दल है, 2 दल है, वो भी अच्छी सीटें प्राप्त करेंगे। हम पर्याप्त सीटें जीतेंगे। आपको लगता है इस बार लड़ाई बैकवर्ड वोट्स की है? नॉन जाटव बैकवर्ड वोट्स की लड़ाई सबसे ज्यादा है। सब लोग उस वोट बैंक की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 वर्ग है जी। एक, गरीब कल्याण की हमारी योजनाओं ने सबसे गरीब व्यक्ति को भाजपा के साथ जोड़ा है। जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो कानून और व्यवस्था और सुख चैन की जिंदगी के कारण भाजपा के साथ जुड़े हैं, और जिनको एक अच्छा खासा, जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, ये सारा वर्ग उत्तर प्रदेश के विकास और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसके कारण हमारे साथ। मैं किसानों की पहले एक बात कर लूं। लगभग 86 लाख किसानों का हमने ऋण माफी किया था और 35,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। लगभग आप 435 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न हमने खरीदा है, किसानों से खरीदा है, और 80,000 करोड़ का भुगतान डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में किया है। 2 करोड़ 84 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधी इनके बैंक अकाउंट में जाती है, हर साल 6,000 रुपया, और 32,500 करोड़ रुपया आज तक मोदी जी ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत 25,60,000 किसानों को लगभग 2,200 करोड़ रुपया का भुगतान हो गया है, और लगभग 4,72,000 करोड़ रुपया फसली ऋण जो शॉर्ट टर्म होता है जी, हर फसल के लिए होता है, उसको हमने पहुंचाया है। लगभग 2 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचा है। और आज इसका परिवर्तन क्या हुआ देखिए, यूपी गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध, इस सब में देश में नंबर 1 बना है, जो 5 साल पहले किसी भी चीज में नहीं था। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटक रहे। भैया, हम तो नहीं भटक रहे, आप इसका जवाब दो। आपके समय में गन्ने का प्रदेश होने के बावजूद भी क्यों नंबर 1 नहीं थे? दूध का उत्पादन इतना ठेठ पानी होने के बावजूद भी क्यों नंबर 1 नहीं थे? गेहूं में क्यों नंबर 1 नहीं थे? आप बताओ। क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया था। और हमने ढेर सारा गेहूं, दलहन, चावल, सब चीज में उत्पादन को बढ़ाया है, और बहुत बड़ा भुगतान भी किसानों को किया। फार्मर एजिटेशन की वजह से उनके अंदर कोई रोष नहीं है? देखिए, एक परसेप्शन बनाने का जरूर प्रयास किया गया, मगर सफल नहीं हुए। किसान हमारे साथ है। ब्राह्मण वोट बैंक की अगर बात करें तो इस बार ब्राह्मण वोट अखिलेश जी काफी जोरों में उनको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं परशुराम जयंती भी हम मनाएंगे जब हम लोग आ जाएंगे। इस पर आप क्या देखते हैं? मैं इसको कहता हूं मुद्दों से भटकना। अब कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुद्दों से भटक रहे हैं। भाई, जातिवाद की बात करना मुद्दों से भटकना ही तो हुआ। हम तो गरीब की बात कर रहे हैं, हम शहरी वोटर की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। हमने तो जाति की बात नहीं करी कभी। इस चुनाव में आप ओवैसी फैक्टर को कितना बड़ा मानते हैं? उन्होंने बिहार में काफी डेंट किया। देखिए, ओवैसी जी देश भर में दौरा करते हैं, अपना विचार रखते हैं। इस बार उनके काफिले पर ज्यादातर माइनॉरिटी को एड्रेस करते हैं वो जी, और उनको वोट भी मिलता है हर बार। बिहार में मिला था पर बंगाल में नहीं मिला। हाँ, मतलब हर चुनाव में ऐसा होना संभव नहीं है, मगर एक आकर्षण का केंद्र तो युवाओं में बने हो। और उनके ऊपर हमला भी हुआ था। हमला भी हुआ है जी। आप लोगों की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां अच्छी है, मगर उन पर हमला हुआ। देखिए, इंडिविजुअल घटना को लॉ एंड ऑर्डर के साथ मत जोड़िए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला तब बनता है क्योंकि ओवैसी पर हमला हुआ है और हम किसी को न पकड़े तो।
2 ही घंटों में दोनों लोगों को पकड़कर कानून के हवाले करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमने जरा भी सिक्योरिटी असेसमेंट की मीटिंग 3 ही घंटे में हमने कराई और 8 ही घंटे में निर्णय कर उनको जेड सिक्योरिटी ऑफर करी। हालांकि उन्होंने नहीं ली वो अलग बात है, परंतु हमने हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी जी कह रहे थे कि अपने स्टेटमेंट्स पर भी आपको थोड़ा सा लगाम रखनी चाहिए, काबू रखना चाहिए। बोलते रहते हैं योगी कब तक रहेंगे, मोदी कब तक रहेंगे, कब तक बचाएंगे, जब चले जाएंगे तो हम देख लेंगे। चलिए, ये तो सबका अपना अपना विचार होता है, मगर मैं मानता हूं कि सुरक्षा हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए और हमने इनको जेड सिक्योरिटी ऑफर करी। और आपको ये भी लगता है कि आकर्षण है उनका आज यूपी में? हाँ, मुस्लिम युवाओं में आकर्षण है ही है। तो वहां पे वो वोट काट सकते हैं मुसलमान। क्या होगा वो तो डिब्बे खुलेंगे तब का मालूम पड़ेगा। प्रियंका गांधी और कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में? उन्होंने आकर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो आप कांग्रेस को इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं? उनका 6% वोट शेयर था इस बार। एक बड़े राज्य में चुनाव अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, वो कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट? ऐसा मैं नहीं कहता, मैं एक इंगित करता हूं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने तंज कसा और प्रियंका जी उनके साथ थी, कहा कि किसी भैया को हम यहाँ नहीं आने देंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है जी, हर जगह अलग अलग बात करना, मगर मैं मानता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरा एक देश है, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ सकता है, यूपी आना है वो यूपी आ सकता है, रोजी रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए जिसको पंजाब जाना है वो पंजाब जा सकता है। मैं इसको नहीं घुसने दूंगा, मुझे इसको नहीं घुसने दूंगा, और इसके आधार पर चुनाव की राजनीति करना, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं मानता। और प्रियंका की जी स्वयं मंच पर थी और आनंद व्यक्त कर रही थी, और यूपी में जाकर वो कह रही है कि हम यूपी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन 2 दिन में देखा ही नहीं है। दूसरे दिन यूपी में जाकर कहती है हम तो यूपी का गौरव बढ़ाने आए। मैं आपके बहुत सारे रैलीज से आपके भाषण सुन रहा था। आप बालाकोट की बात अक्सर किया करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सशक्त हुआ है, हम लोगों ने हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है, मगर पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। अब इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है।